Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का एनसीईआरटी बुक। इसमें हमने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने शुरू किया था टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग और उसमें हम पढ़ रहे थे इसका 4th एलिमेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेजरली सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, आज की वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। हम बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। ऐसी चीजें जो कि दो लोगों की वार्तालाप को डिस्टर्ब करती हैं, डिस्टोर्ट करती हैं, नॉइस क्रिएट करती हैं, इसमें उन सारी चीजों के बारे में आज यहाँ पे बात होने वाली है। इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, मतलब बहुत सारे ही हैं और सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। रीजन बीइंग केस स्टडीज आती हैं यहाँ से, तो हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं, It is generally observed that managers face several problems due to communication barriers and breakdowns. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं तो उनका काम हैम्पर हो जाता है ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर्स या फिर ब्रेकडाउन्स। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, उनमें बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते और अल्टीमेटली इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी इंसान सबसे पहले तो ये बैरियर्स क्या होते हैं उन्हें समझे और उसके बाद ये समझे कि इन बैरियर्स को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। बैरियर्स क्या क्या होते हैं वो तो इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे, लेकिन बैरियर्स को ख़त्म कैसे किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके बाद आएगी। बट पहले बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। टोटल 4 तरह की बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट है सिमेंटिक बैरियर, देन है साइकोलॉजिकल बैरियर, फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और फोर्थ है पर्सनल बैरियर। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्टार्टिंग में तो आपने बोला था वीडियो के कि भैया बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ तो सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं, बहुत सारे कहाँ हुए? तो बेटा अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ हेडिंग्स बताई हैं, इसके अंदर सब हेडिंग्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं सिमेंटिक बैरियर्स में कितने सारे अलग अलग तरह के बैरियर्स आते हैं, ऐसे ही बाकी तीनों में भी होंगे। सबसे पहले बात करें सिमेंटिक बैरियर होता क्या है, तो उसमें ये बोलते हैं सिमेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। Semantic barriers are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into words or impressions. You remember मैंने आपको elements of communication में encoding और decoding के बारे में बताया था। क्या होता है मुझे एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। देखो इनका कहना यह है कि जब भी एक सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है तो उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन 2 स्टेप्स एनकोडिंग और डिकोडिंग करके आते हैं। अगर आपने गलती एनकोडिंग और डिकोडिंग में की है ना, तो उसकी वजह से जो बैरियर क्रिएट होगा ना, उसको हम सिमेंटिक बैरियर का नाम देंगे। मतलब बेसिकली मैसेज को ड्राफ्ट करने में, मैसेज को एनकोड करने में या मैसेज को डिकोड करने में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से पैदा हुए हर किस्म के बैरियर को हम सिमेंटिक बैरियर का नाम देते हैं। अब इसको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझने के लिए एग्जाम्पल्स पे आएंगे हम, बट उससे पहले देख लीजिए सिमेंटिक बैरियर्स में क्या क्या आता है। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशंस, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, टेक्निकल जार्गन्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। इमेजिन करिए एक लड़की जिसका नाम है निशा और ये है आप जिसने अपने बालों को कराया हुआ है ब्लीच। मतलब आपने अपने बालों को गोल्डन ब्राउन कराया हुआ है और आपको लग रहा है कि अरे वाह ये लुक कितना मस्त लग रहा है मेरे ऊपर। हुआ क्या कि एक दिन आप किसी मार्केट में टहल रहे होंगे और निशा ने दूर से आपको देखा और सबसे पहले इसकी नजर पड़ी आपके ये ब्राउन बालों पे। इसको लगा अरे वाह ये तो फिरंग घूम रहा है हमारी मार्केट में।
होता है ना कि कुछ कुछ एरियाज में आज भी इंडियंस ऐसे हैं कि जैसे ही फिरंगी इंसान को देखते हैं उनके अंदर का वो गंदी टूटी फूटी इंग्लिश वाला इंडियन बाहर निकलने की कोशिश करता है। निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसने बोला बात करूंगी तो आज इस फिरंग से ही बात करूंगी। बस प्रॉब्लम ये थी कि निशा का था थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ टाइट। इसने गिनती के 4 शब्द सीखे हुए थे, वो भी अपने दोस्तों से इधर उधर से, और जिनका एग्जैक्ट मीनिंग तक इसको नहीं पता था। बट फिर भी कॉन्फिडेंस देखिए लड़की का। इसने बोला बात तो आज इंग्लिश में ही होगी। तो निशा ने इंग्लिश में 4 सेंटेंस दे मारे आपकी तरफ। आपको कुछ और समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि निशा को इंग्लिश क्लासेस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहां हुआ क्या? यहां बेसिकली एक इंसान ने एक ऐसी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की जो उसको प्रॉपरली नहीं आती थी। उसने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका मतलब उसे खुद ही नहीं पता था। जो बोलना चाहिए था, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, वो तो दूर दूर तक किया ही नहीं। अब क्या ऐसी कम्युनिकेशन अच्छी कम्युनिकेशन मानी जाएगी? आंसर है नो। ये माना जाएगा कि कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है। और ये किस तरह का बैरियर है? ये सिमेंटिक बैरियर है। और सिमेंटिक बैरियर में भी इसे बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज। जब जो सेंडर होता है मैसेज का, वो मैसेज को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, सामने वाले तक प्रॉपरली अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता, जस्ट बिकॉज उसका वो कैब में थोड़ा सा हाथ टाइट है, या वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देता है, या जो जरूरी शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करना भूल जाता है। तो सेकेंड सिमेंटिक बैरियर है हमारा सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब यहां एग्जाम्पल लीजिए कि एक इंसान था, वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि उसने आपको एक रिंग दिखाई और आपसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक इस रिंग की कितनी वैल्यू होगी। दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा आपसे कि आपकी लाइफ में आपके दोस्तों की कितनी वैल्यू है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि अगर कंप्यूटर स्किल सीख ली जाए तो रेज्यूमे में कितनी वैल्यू ऐड हो जाएगी। कुछ नोटिस किया आपने यहां पे? यहां तीनों ही सेंटेंस में एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दैट इज वैल्यू। यहां तीनों ही सेंटेंसेस में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी चीज की वैल्यू क्या होगी। बट डोंट यू थिंक तीनों ही सेंटेंसेस में इस वैल्यू वर्ड का मीनिंग डिफरेंट था? पहले सेंटेंस में वैल्यू का मतलब था कि कितने रुपए की होगी ये रिंग, व्हाट डू यू थिंक इसका प्राइस कितना होगा। वहीं दूसरे सेंटेंस में आपकी लाइफ में दोस्त कितने इंपॉर्टेंट हैं, उस पर्सपेक्टिव से वैल्यू क्वेश्चन किया गया है। और तीसरे सेंटेंस में करियर में क्या ग्रोथ मिलेगी, ये वैल्यू का मतलब था। अब इमेजिन करो कि एक ही वर्ड के अगर 3-3 मीनिंग्स होने लग गए, लेकिन एक इंसान ने सिर्फ एक ही उसका मीनिंग पढ़ा हो, तो क्या होगा? बचपन में होता था ना, एक ही वर्ड के 4-4 मीनिंग्स हमें पढ़ाए जाते थे, बट हमें जो सिंपल लगता था हम सिर्फ वही मीनिंग पढ़ते थे। मानो तुम वैसे ही हो, तुमने हर एक वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग पढ़ा हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे सामने वो सेम वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग्स के रूप में पेश हो रहा है। क्या करोगे ऐसे में? समझ पाओगे क्या बात क्या हो रही है? नहीं समझ पाओगे। अगर यहां तीनों ही सेंटेंसेस में मैं वैल्यू का सेम मीनिंग ले लेती तो मेरे तक वो कम्युनिकेशन पहुंचती ही नहीं जो पहुंचनी चाहिए थी। ये भी होता है एक तरह का बैरियर, और इस बैरियर को हम बोलते हैं सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड्स जिनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। सेम जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहां लिखा हुआ है, और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दैट वैल्यू गिव्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग था। रॉन्ग परसेप्शन लीड्स टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यहां पे अगर कोई मुझे वैल्यू वर्ड मेंशन करता और मैं उसका मतलब प्राइस लगा लेती तो पूरा मतलब ही बदल जाता कम्युनिकेशन का। तो ये भी एक तरह का सिमेंटिक बैरियर कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सिमेंटिक बैरियर, दैट इज फॉल्टी ट्रांसलेशंस। कभी हॉलीवुड मूवीज देखी है? देखी होगी, प्रीटी श्योर। इंग्लिश में रहती हैं ये यूजुअली।
कभी इनका हिंदी डब्ड वर्जन देखा है? कैसा फील होता है बताना एक बार. मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने डब्ड इंग्लिश मूवीज देखी हैं. क्या फील आया तुम्हें वो देखने के बाद? और अगर कभी तुमने हॉरर मूवी देखी है हॉलीवुड वाली, वो भी हिंदी डब्ड, तो वो तो जरूर बताना मुझे. ऐसे लगता है कि इतनी डरावनी मूवी को इतना फनी बना दिया है इन लोगों ने. इतनी बेकार डबिंग होती है, इतनी बेकार उसकी ट्रांसलेशन होती है कि पूरा मतलब ही बदल जाता है मूवी का. जो एक एसेंस आना होता है ना मूवी से, वो आ नहीं पाता. क्या इतना समझ में आया आपको कि ये भी एक तरह का बैरियर है? कौन से तरह का बैरियर है? इसको भी हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर. और सिमेंटिक बैरियर में से बोला जाता है फॉल्टी ट्रांसलेशंस. जब हम एक लैंग्वेज से कन्वर्ट करके एक चीज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, उस समय अगर कोई बैरियर क्रिएट होता है तो उसको हम इसके अंडर प्लेस करते हैं. अक्सर इंग्लिश बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी मूवीज को इंग्लिश मूवीज में ट्रांसलेट किया जाता है एंड वाइस वर्सा. साउथ की मूवीज को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है. तो ये ट्रांसलेशन के टाइम पे जो गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट वो मीनिंग आप तक नहीं पहुंच पाता जो कि इंटेंड किया गया था, उसे हम बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन सिमेंटिक बैरियर. It says sometimes the communications originally drafted in one language. कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज में ड्राफ्ट की जाती है, लेकिन उसे फिर ट्रांसलेट करना पड़ता है दूसरी लैंग्वेज में ताकि वर्कर्स उसे समझ सकें. अब देखो, जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में बनाएंगे. लेकिन जो नीचे के लेवल पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो तो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे ना. तो इस इंग्लिश को इन लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा. ये काम यूजुअली मिडिल मैन्स करते हैं, मतलब जो मिडिल लेवल पे आते हैं वो लोग करते हैं. अगर वो इस समय ट्रांसलेशन में कोई गलती कर दें तो वो फॉल्टी ट्रांसलेशंस वाले सिमेंटिक बैरियर को जन्म देंगे. नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड असम्पशंस. अब भाई देखो, ये एक इंसान है जो कि एक पर्टिकुलर ऑफिस में काम करता है, मतलब ये जूनियर है. उस ऑफिस के ये दोनों गेस्ट हैं जो कि एक पर्टिकुलर मीटिंग अटेंड करने आए हैं. अब हुआ क्या कि ये जो जूनियर था ना, इसको इसके सीनियर ने बोला कि जाओ गेस्ट को अकम्पनी करो और उनका टेक केयर करो. क्या बोला सीनियर ने? कि जितने भी हमारे ऑफिस के गेस्ट आए हैं उनका टेक केयर करना है तुम्हें. किसको बोला? ये सरदार जी जो जूनियर है उनको बोला. अब सरदार जी ने ये समझा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि गेस्ट को होटल तक सेफली टेक केयर करके पहुंचा के आना है. बॉस ने क्या बोला कि टेक केयर करो गेस्ट का. जूनियर ने समझा कि सिर्फ होटल तक पहुंचाने का ही टेक केयर बोला गया है. ना सीनियर की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आई, ना जूनियर ने कोई क्लैरिफिकेशन मांगी. अल्टीमेटली हुआ ये कि जूनियर ने अज्यूम कर लिया कि सर ने तो यही बोला होगा और मस्त गेस्ट को ये होटल के रिसेप्शन पे छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से आगे इन गेस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. अब यहां समझ रहे हैं क्या हुआ? यहां एक सीनियर ने इंस्ट्रक्शन दी जो कि प्रॉपरली नहीं थी और जूनियर ने क्वेश्चन नहीं पूछा, अज्यूम कर लिया कि सर तो ऐसे बोल रहे होंगे. दोनों ही तरफ से गलतियां हो गई. इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं, इनकी तरफ से अजम्पशन यूज कर लिया गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बेयर किसको करना पड़ा? गेस्ट को बेयर करना पड़ा. ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर है जो कि किसके अंदर आता है? सिमेंटिक बैरियर्स में, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस के नाम पे. ऐसी चीजें जो कि आपने अज्यूम कर ली, जिस पे आपने क्लैरिटी नहीं मांगी और अल्टीमेटली उसकी वजह से जो एक्चुअली मतलब था सामने वाला इंसान का वो आप तक नहीं पहुंच पाया.
Some communications may have certain assumptions which are subject to different interpretations. कुछ communications ऐसी होती हैं जिनका एक से ज़्यादा interpretation निकल सकता है और उसमें हमें assume नहीं करना होता, हमें उसका interpretation पूछ लेना होता है, सामने वाले से clarity मांग लेनी होती है या फिर सामने वाले को अपने end से ही clarity दे देनी चाहिए ताकि इस तरह का barrier उत्पन्न नहीं हो. जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन्स. अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक इंसान है. क्या लग रहा है ये कौन है? ऑब्वियसली स्टेथोस्कोप देख लिया होगा तो समझ आ गया होगा कि ये कौन है, एक डॉक्टर है. डॉक्टर के सामने यूजुअली कौन बैठा होता है? या तो नर्स बैठी होती है. नर्स तो ये लग नहीं रही, तो ये कौन होगी? पेशेंट होगी. यहाँ डॉक्टर पेशेंट को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और पेशेंट ने एकदम से अपना सर पकड़ लिया है. नहीं, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, छोटा सा गैस हुआ था, लेकिन वो गैस को डॉक्टर ने एक्सप्लेन करने के लिए इतने भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल किया कि पेशेंट का सर दुखने लग गया. डॉक्टर ऐसी लैंग्वेज में पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहा था चीजें जो इसने पहले कभी सुनी ही नहीं थी. एक बार बताना मुझे कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो और वो आपको कोई प्रॉब्लम समझा रहे हो जो आपके अंदर हो या आपके घर वालों के अंदर हो, और आपको ऐसा लग रहा हो यार ये क्या बोल रहा है, कितना टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा. आई एम श्योर हुआ ही होगा. हर डॉक्टर को लगता है कि सामने जो पेशेंट बैठा हुआ है या जो उसके घर वाले बैठे हुए हैं वो सारी डॉक्टरी लैंग्वेज समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता. तो बेसिकली यहाँ पे इस पेशेंट तक डॉक्टर की बात पहुंच ही नहीं पाई. रीजन बीइंग डॉक्टर ने बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स या फिर अपनी लैंग्वेज वाले, डॉक्टरी लैंग्वेज वाले वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया था. जो वर्ड्स एक पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको हम बोलते हैं जार्गन्स. जैसे हम कॉमर्स वालों के लिए असेट्स, लायबिलिटीज, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये सारे हमारे जार्गन्स हैं जिनको हम तो समझ लेते हैं, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं होगा वो नहीं समझ पाएगा. वैसे ही हर फील्ड में कुछ ना कुछ जार्गन्स होते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो उस फील्ड के लोगों को ही समझ में आते हैं. अब अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और टेक्निकल जार्गन्स उसकी तरफ ऐसे फेंके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके टेक्निकल जार्गन्स को समझ रहा होगा? नहीं समझ रहा होगा. तो आपकी बात क्या उस तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है. ये भी क्या हो गया? एक तरह का बैरियर हो गया कम्युनिकेशन में. अगेन ये सिमेंटिक बैरियर्स में आता है और टेक्निकल जार्गन्स के अंडर. It says it is usually found that specialists use technical jargons while explaining to persons who are not specialists in the concerned field. यूजुअली ऐसा देखा गया है कि स्पेशलिस्ट लोग ना जब नॉर्मल लोगों से बात कर रहे होते हैं जो उस फील्ड के नहीं होते, तो टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता है और उसकी वजह से कम्युनिकेशन खराब हो जाता है. नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग. अब भाई मानो ये एक स्टूडेंट है जो अपने क्लास में क्लास टीचर के सामने खड़ा हुआ है. क्लास टीचर ने इससे पूछा कि आर यू ऑल राइट? इसने बोला यस मैम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. टीचर ने क्या पूछा? आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? इसने सामने से बोला यस मैम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन बस प्रॉब्लम ये हुई कि ये बोलते बोलते ये सेम स्टेप कर रहा था जो यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये इस तरह से मूव कर रहा था. अब इसको देखने से क्या समझ में आएगा? लगेगा कि ये ऑल राइट है. ऐसा नहीं लगेगा कि इसको बहुत जोर से सुसु लगा और इसको जाना है वॉशरूम. लगेगा ना? बस यही होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग. कभी कभी हमारे मुंह से शब्द ऐसे निकल रहे होते हैं जिसका हमारी बॉडी लैंग्वेज से कुछ लेना देना होता ही नहीं है. जैसे यहाँ स्टूडेंट ने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन इसकी हरकतों से ये ठीक नजर नहीं आ रहा है. ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर है, क्योंकि सामने वाला इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि वो आपके वर्ड्स पे ट्रस्ट करे या फिर एक्शंस पे ट्रस्ट करे. यूजुअली एक्शंस पे ट्रस्ट करना चाहिए, बट फिर भी प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई ना, कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई ना. तो बस ये कंफ्यूजन ही एक बैरियर को जन्म देती है जो है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग. एवरी मूवमेंट ऑफ बॉडी कम्युनिकेट सम मीनिंग. हर मूवमेंट आपका बॉडी का जो होता है वो कोई ना कोई मीनिंग क्रिएट कर रहा होता है.
द बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर्स ऑफ कम्युनिकेटर मैटर सो मच इन कन्वेइंग द मैसेज. ये सारी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू सामने वाले को बताना कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही. फर्स्ट एक बच्चा था जो अपनी मुंडी को ऐसे ऐसे हिला रहा था, ना कि उसमें. टीचर ने पूछा तुम्हें समझ में आ रहा है, तो वो मुंह से बोल रहा है यस मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुंडी नो में हिला रहा है. अब टीचर क्या समझे इसका मतलब? इस मूवमेंट को क्या समझा जाए? इस मूवमेंट को समझा जाए कंफ्यूजन भरा मूवमेंट. इसलिए ऐसी चीज़ों को सिमेंटिक बैरियर्स में प्लेस करते हैं. सिमेंटिक बैरियर्स में बस इतने ही बैरियर्स थे. नाउ विल मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर्स जो कि है साइकोलॉजिकल बैरियर्स. नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरा माइंड गेम है यहाँ पे. मतलब ऐसी चीज़ें जो कि माइंड से रिलेटेड होती हैं, अगर वो बैरियर उत्पन्न करती हैं, चाहे वो सेंडर के माइंड से हो या रिसीवर के माइंड से हो, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर. इसमें पहला है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, सेकेंड है लैक ऑफ अटेंशन, थर्ड है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, और फोर्थ है डिस्ट्रस्ट. शुरुआत करेंगे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन से. इमेजिन करिए ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड नंबर 1 है, ये आपका फ्रेंड नंबर 2 है, और यहां आपके सामने खड़ी हूं मैं. और मैं कौन हूं? क्लास टीचर. मैं आपकी क्लास टीचर हूं, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही थी, और मैंने बोला कि बच्चों बताओ जरा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं. मैंने अभी क्वेश्चन आधा ही रीड किया था कि आपने एकदम से हाथ खड़ा कर लिया. ये आप हैं उचक उचक के हाथ खड़ा करने वाले. यू आर लाइक मैम मैं बताऊं मुझे इसका आंसर पता है. और आपके फ्रेंड्स आपको बीच बीच में ऐसे देख रहे हैं कि अरे मैडम को पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट करने दो. पर तुम इतने उतावले हो रहे हो, तुम इतने स्मार्ट बन रहे हो कि तुम मुझे क्वेश्चन तक कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो. बट ढीठ बन के मैंने भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ा और उसके बाद पूछा तुमसे कि बताओ आंसर क्या होगा. अब तुम्हारा हाथ एकदम नीचे हो गया. मैंने पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? तुम बोले मैम मुझे लगा था आप कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन आप तो कुछ और ही क्वेश्चन पूछ रहे थे. अब ये क्या है? ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर ही है, जहां सामने वाला इंसान पहले से ही सोच लेता है कि दूसरा वाला इंसान बोल क्या रहा है. वो आपको अपना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करने देता. आपकी लाइफ में हम प्रीटी श्योर ऐसे कुछ दोस्त होंगे जिनसे आप कुछ बात करने जाते हैं, कुछ आप उनको समझाना चाहते हैं, आप अपना आधा सेंटेंस बोलते हैं और वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, मैं तुझे बताता हूँ इसका निवारण क्या है. मेरी लाइफ में तो हैं ऐसे दोस्त, और समटाइम्स तो मुझे लगता है मैं खुद भी ऐसी बन जाती हूँ किसी किसी सिचुएशन में. यहाँ हम गलती करते हैं, यहाँ हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट ही नहीं होने देते, उसमें बैरियर उत्पन्न कर देते हैं. माइंड भी सामने वाला इंसान जो बोल रहा था वो ऑल टुगेदर कोई और चीज थी, बट क्योंकि आपने पूरा सुना ही नहीं, पहले से ही आधा इमेजिन कर लिया कि ये तो यही बोलेगा, पहले से ही आपके दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशंस थे, प्रीजुडिसेस थे, जिसके कारण आपने कम्युनिकेशन को पूरा होने ही नहीं दिया. ऐसे तरह के बैरियर्स को हम बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन वाले साइकोलॉजिकल बैरियर्स. इसमें सेकंड है लैक ऑफ अटेंशन. इमेजिन करिए ये आपके डैड हैं, मतलब आपके पिताश्री हैं, और ये आप हैं. आपके पिताश्री ऑलरेडी काम को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है. वहीं पे मम्मी ने आपके छोटे भाई बहन को इनकी गोद में बिठा दिया है और कपड़े धोने लग गई हैं. वहीं पे आपके घर का जो डॉग है वो भी पास में आके बैठ गया है और आपके पापा को परेशान कर रहा है. उसी टाइम आप भी गए अपने पापा के पास और आपने कोई बहुत जरूरी बात करी अपने डैड से. क्या आपके डैड समझ पाएंगे आपकी बात को? सोच के देखिए, आपके डैड काम को लेके स्ट्रेस्ड है, बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ है, इधर से डॉग परेशान कर रहा है, उधर से मॉम भी आवाजें मार रही हैं और इधर से आप भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. चलो तुम्हारी बात उन्होंने सुन भी ली, तो क्या 100% तक वो समझ पाएंगे उसे? आंसर है नो. क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि उनका ध्यान डाइवर्टेड है. 10 जगह तो वो ऑक्यूपाइड हैं. यहां उनका अटेंशन है ही नहीं प्रॉपरली आपके ऊपर. 100% अटेंशन अगर आपके ऊपर होता, सिर्फ आप ही आप यहाँ पे होते उनसे बात करने वाले, तो प्रीटी श्योर वो आपकी बात समझ जाते. लेकिन
क्योंकि आपके अलावा 100 चीज़ें थी उनके हाथ में, इसकी वजह से वो आपको प्रॉपर अपना 100% वाला अटेंशन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आपकी और उनकी कम्युनिकेशन के बीच में आ गया एक बहुत बड़ा सा बैरियर. It says the preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of the message acts as a major psychological barrier. आपके डैड क्या थे यहाँ पे? आपके डैड रिसीवर थे यहाँ पे. रिसीवर का दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, उसके दिमाग में ऑलरेडी 100 चीज़ें चल रही थी, तो आपके मैसेज को कैसे ही सुन पाते, कैसे ही समझ पाते. तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है उसे हम बोलते हैं कि लैक ऑफ अटेंशन की वजह से, एक साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो. नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. अब इमेजिन करो ये है तुम्हारी मॉम, ठीक है, और तुम्हारी मॉम को एक मैसेज पहुंचाना है 7वें घर वाली रहने वाली आंटी तक. उन्होंने वो मैसेज 5 सेंटेंस में तुम्हें बताया और तुम्हें बोला कि आगे जाके ये मैसेज पास ऑन करो ये आंटी को. फिर ये आंटी आगे मैसेज पास ऑन करेगी इन आंटी को, और ये आंटी मैसेज पास ऑन करेगी इन आंटी को, और ये आंटी फाइनली मैसेज पास ऑन करेगी लास्ट वाली औरत को. 5 सेंटेंस तुम्हें मिले जो तुम्हें आगे बोलने थे. तुमने बहुत कोशिश की ये 5 सेंटेंस याद रखने की, लेकिन तुम्हारी रिटेंशन पावर थी बड़ी ही कम. तुम्हें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाती थी. तुमने 5 सेंटेंस में से 4 सेंटेंस तो अच्छे से रट लिए और वो 4 सेंटेंस जाके आगे इन आंटी को बोल दिए. बस थोड़ा सा ये कर दिया कि सीक्वेंस इधर उधर कर दिया, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा. अब एक बात तो अधूरी रह गई, चलो उसको भूल जाते हैं. अब ये आंटी तुमसे बड़ी वाली थी, इन्होंने 4 सेंटेंस में थोड़ा सा अपना तड़का डाला और थोड़ा सा पुराना वाला भूल के 3 सेंटेंस में इनको आगे स्टोरी सुनाई. अब ये आंटी और भी बड़े वाली थी, इन्होंने इतना तड़का डाल दिया कि 3 सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना दिए और इन आंटी को सुनाए. और ये आंटी तो भैया सबसे भयंकर वाली थी, इन्होंने तो पूरा एक ऐसे लिख डाला और इनको सुना दिया. और इसमें इतना मसाला डाल दिया था कि जो बात यहाँ से निकली थी वो बात यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई, कुछ अलग ही वे में पहुंची. यहाँ जब कम्युनिकेशन मूव कर रहा है, अगेन वो भी प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा है. यहाँ भी उसमें बहुत सारे बैरियर्स आ रहे हैं और ऐसे बैरियर्स कहलाए जाते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन वाले बैरियर्स. ये जो पहला 5 सेंटेंस में से 4 सेंटेंस आगे पास ऑन करना और 5वां सेंटेंस भूल जाना, पुअर रिटेंशन में आएगा कि आप पूरी बात याद ही नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आप पूरी बात आगे बता ही कैसे पाएंगे किसी और इंसान को. लॉस बाय ट्रांसमिशन में बेसिकली ये आएगा कि बातों का मतलब ही चेंज कर देना आगे 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 जब आप उन्हें पास ऑन करते हैं तो, या उसमें कुछ ऐड और माइनस कर देना. It says when communication passes through various levels, जब communication different लेवल से पास करती है तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ट्रांसमिशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों का मतलब ही बदल जाता है. और ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है. नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रस्ट. भाई एक इंसान है जिसने मुझे ऑलरेडी 4 बार धोखा दिया है, ठीक है. ये एक इंसान है जिसने ऑलरेडी मुझे 4 बार धोखा दिया है. वो इंसान इस बार मेरे पास आया और बहुत ही प्यार से मुझसे बात करने लगा, बहुत ही प्यार से, मतलब लाइफ में इतने प्यार से तो उसने किसी से बात ही नहीं की होगी. अब आप बताना कि क्या मैं इसकी बातों पे विश्वास करूंगी, क्या मैं इसकी बात उतने ध्यान से सुनूंगी भी सही. 4 बार ऑलरेडी धोखा खा चुकी हूं सेम इंसान से, क्या 5वीं बार मैं उस पर भरोसा करूंगी. सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन होगा कि मैम इतने डम हो कि 4 बार धोखा खा चुके हो. चलो मान लेते हैं 4 बार धोखा खा लिया, उसके बाद क्या 5वीं बार धोखा खाने के लिए तैयार होंगे क्या हम? आंसर है नहीं. जब आप ऑलरेडी किसी पे भरोसा लूज कर चुके होते हो, जब आप सामने वाले इंसान को ट्रस्ट नहीं करते कि ये हाफ ऑफ द टाइम तो झूठी बातें ही बोलता है, तो उसके बाद आके वो तुम्हें 100 बार सच्ची बातें क्यों ना बोले, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते और आप उसकी बात प्रॉपरली नहीं सुन पाते. ये भी एक तरह का बैरियर है जो कि आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंडर डिस्ट्रस्ट में.
चलिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी यहीं पे खत्म होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में ना एक स्ट्रक्चर होता है. टॉप, मिडिल, लोअर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे शब्द आप ऑलरेडी सुन चुके हो, पढ़ चुके हो इन सब चीज़ों के बारे में. जब ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के बीच में आ जाए और उसको डिस्टॉर्ट करने लग जाए, तो उस नेचर के बैरियर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. The factors related to organization structure, authority, relationships, rules, regulations may sometimes act as barrier to effective communication. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर ही उसके लिए एक बैरियर बन जाती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता. कभी कभी वहाँ जो अथॉरिटी का बाइफिकेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वही कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली नहीं होने देते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में 5 बैरियर्स आते हैं. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, तीसरा है स्टेटस, फोर्थ है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज. पहले के बारे में बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. मान लीजिए आपके यहाँ पे पॉलिसी है कि हर एक चीज सेंट्रलाइज्ड वे से होगी. सेंट्रलाइजेशन समझते हैं ना, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पढ़ा था हमने बहुत पहले. सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में हो रही है. सारी डिसीजन मेकिंग ये बीच वाले लोग करते हैं. आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो इन्होंने बताया है सिर्फ वही सुन के काम करना है. तो मतलब यहाँ पे जो बाकी लोग हैं बीच वालों को छोड़ के, उनको बात करने की उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है. उनको खुल के बात करने की एक्चुअली फ्रीडम नहीं है. तो इस नेचर का जो बैरियर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. जब आपके यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की पॉलिसी हो, कुछ लोगों को कम्युनिकेट करने की फ्रीडम नहीं दी जाए 100%, तो वो लीड करती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में. It says if the organizational policy explicit or implicit is not supportive to free flow of communication. अगर आपकी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सप्लिसिट वे में या इम्प्लिसिट वे में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं सपोर्ट करती है, तो ये आपके कम्युनिकेशन को हैम्पर कर सकता है. जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वही यहाँ लिखा हुआ है. नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हर इंसान डरता है अपनी बात बोलने से, अपनी बात रखने से. व्हाट इफ हमारे ऊपर ही आ जाए सारी चीज़ें, व्हाट इफ हमारी जॉब चली जाए इन सब चीज़ों की वजह से, तो ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं. It says rigid rules and cumbersome procedures may be hurdle to communication. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाने वाले जो रिजिड रूल्स होते हैं वो भी कम्युनिकेशन के लिए एक हर्डल का काम करते हैं. नेक्स्ट है स्टेटस. भाई देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट तो होगा ही होगा. कोई इंसान किसी का सुपीरियर होगा तो कोई इंसान किसी का सबऑर्डिनेट होगा ही होगा. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं. बट बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को बोलने की इजाज़त दे, अपने सामने मुंह खोलने की इजाज़त दे. अगर सुपीरियर हमेशा अपनी धोस जमाता रहता है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कि भैया मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मेरी सुनो, मेरे सामने मुंह मत खोलो, तो ये भी एक तरह का बैरियर होता है जो कि सबऑर्डिनेट्स को बोलने तक का मौका नहीं देता है, अपनी बात रखने का मौका नहीं देता है. यहाँ सुपीरियर किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है? अपने स्टेटस का एटीट्यूड दिखा रहा है कि भैया मैं तुमसे बड़े स्टेटस का हूँ, मेरे सामने मुंह मत खोलो, जिसकी वजह से जूनियर उसके सामने मुंह नहीं खोल पा रहे, फ्रीली नहीं बात कर पा रहे. तो ये हमारा होगा स्टेटस वाला ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. इट सेज स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट्स. सुपीरियर के दिमाग में बैठा हुआ ये स्टेटस का कीड़ा कभी कभी उसके और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सबऑर्डिनेट अपनी बातें खुल के सामने वाले के सामने नहीं रख पाता है. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है. अब इसमें यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कितना गैप है, सोच के देखो
कितना ही ज़्यादा गैप है। अब यहाँ के लोग अगर अपनी बात यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली तो पहुँच नहीं जाएंगे। उनको पहले अपनी बात यहाँ पहुँचानी होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर जाके कहीं उनकी बात यहाँ तक पहुँचेगी। और वो तो हमने साइकोलॉजिकल उसमें पढ़ा ना बैरियर्स में, कि ट्रांसलेशन के टाइम पे या फिर ट्रांसमिशन के टाइम पे मैसेज का पूरा मतलब ही बदल जाता है, राइट। सो बेसिकली ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जो वर्कर्स हैं ये काइंड ऑफ अर्थ पे बैठे हुए हैं और जो ये टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं ये काइंड ऑफ सन पे बैठे हुए हैं। जितना समय अर्थ को सन के पास जाने में लगेगा उतना ही समय इनकी बात यहाँ तक पहुँचने में लगेगी, जिसकी वजह से समटाइम्स हो सकता है इनको लगे अब तो मतलब ही नहीं बचा उस बात का, इतना डिले हो गया है, या फिर मतलब पूरा ही डिफरेंट वे में आके पहुंचा है। सो ये भी क्या है, एक तरह का बैरियर है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। देखिए, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को मौका देती हैं कि खुल के अपनी बात रखो, अपनी कंप्लेंट्स रखो, अपने ग्रीवियंसेस हमारे सामने लाओ। बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, वरना जनरली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इनकी तरह ही होती है कि कंप्लेंट्स का बॉक्स तो लगा देती हैं लेकिन उन कंप्लेंट्स का इफेक्टिवली देखें तो कुछ मतलब रहता नहीं है, वो डस्टबिन में ही जाती हैं। ये भी एक तरह का बैरियर ही है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों को। अगर सपोर्ट करती है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली बैठ जाएगा, सपोर्ट नहीं करती है तो इस तरह से कम्युनिकेशन पूरा का पूरा डस्टबिन में चला जाएगा और वो भी बैरियर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। If facilities for smooth, clear and timely communications are not provided, communication may be hampered. अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर, टाइमली और स्मूथ फैसिलिटीज नहीं देती है कम्युनिकेट करने के लिए तो वो आपके कम्युनिकेशन को हैम्पर कर सकता है। यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट टाइप के बैरियर्स जो कि हैं पर्सनल बैरियर्स। It says the personal factors of both sender and receiver may exert influence on effective communication. Sender और receiver के जो personal factors होते हैं वो भी कभी कभी effective communication को possible नहीं होने देते हैं। इसमें 4 अलग अलग तरह के barriers हैं, जिसमें first है fear of challenge to authority, lack of confidence of superior on his subordinates, unwillingness to communicate, lack of proper incentives. पहला है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर कभी सुपीरियर को लगता है कि भैया अगर जूनियर ने मुंह खोला तो हो सकता है मेरी कुर्सी इसके पास चली जाए क्योंकि इसके आइडियाज़ मुझसे बेहतर हैं या इसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो कभी जूनियर को मुंह खोलने ही नहीं देगा। अगर सुपीरियर को लगता है कि भैया जूनियर मुंह खोलेगा तो मेरी अथॉरिटी पे बात आ जाएगी, मेरी अथॉरिटी एडवर्सली इफेक्ट होगी, तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा अपने जूनियर को मुंह खोलने के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। सुपीरियर भरोसा ही नहीं करता सबऑर्डिनेट पे, उसको लगता है ये तो नल्ला है भैया, इससे कुछ नहीं बन पाएगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया डिस्ट्रस्ट वाली सिचुएशन में आप उसकी बात को कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं या आप उसकी बात को कभी सीरियसली सुनेंगे ही नहीं। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। जब सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि उनके मुंह खोलने से कहीं ना कहीं उनका ही अहित हो जाएगा तो वो मुंह नहीं खोलते। उनको लगता है अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये चीज़ चली जाएगी, तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और ये होता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब बात करना ही नहीं चाहते हम तुमसे। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। अगर किसी इंसान को लगे कि अगर मैं मुंह खोलता भी हूं तो मुझे क्या ही मिलेगा, मतलब क्या ही मिलेगा, मेरे को क्या फायदा होगा। हर इंसान अपना फायदा ही देखता है ना। अगर सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि मुंह खोलने से उसका कोई फायदा होने नहीं वाला है तो वो मुंह क्यों ही खोलेगा, नहीं खोलेगा। बस उसको हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा इंसेंटिव देना पड़ेगा कि मुंह खोल, बोल तुझे जो ठीक लग रहा है, मैं तुझे चॉकलेट ला के दूंगा, मैं तुझे टॉफ़ी ला के दूंगा। मतलब ऑब्वियसली उनको ऑब्वियसली टॉफ़ी चॉकलेट नहीं दोगे, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दोगे, बट रिवॉर्ड कभी कभी देना पड़ता है सही कम्युनिकेशन फ्लो करवाने के लिए। और यहाँ होते हैं हमारे सारे टाइप्स के बैरियर्स कंप्लीट।
आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपसे पूछा है उनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले बता दूँ, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।